गुड मॉर्निंग। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी अनअकैडमी के ई लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, देखिए अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज कंपटीशन कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी सीएसई के अकॉर्डिंग बनाया गया है। प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। प्री के लिए क्लासेस, मेंस के लिए क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए मॉक सुविधाएं, ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, एसे की क्लासेस, तो कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी कुछ सुविधाएं आपको मिलेगी। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव क्लासेस का आप लाभ ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। अनअकैडमी का ई लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। ये हमारा प्रोफाइल लिंक है, जहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस का लाभ मिलता है। ये स्पेशल क्लासेस मेंस ओरिएंटेड बनाई गई हैं। मेंस एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो आपके करंट अफेयर्स से आने वाले क्वेश्चन बेस्ड हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं मंथली, तो ये प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ टॉप 100+ एजुकेटर्स काम कर रहे हैं, जो कि हाईली एक्सपीरियंस हैं और कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं यूपीएससी के फील्ड में, स्पेशलाइज्ड है। सुदर्शन गुर्जर ज्योग्राफी, मृणाल पटेल इकोनॉमिक्स, और ऐसे बहुत बढ़िया टीम यहाँ पे काम कर रही है। रोमन सैनी, तो आप इनका भी लाभ ले सकते हैं। हर वर्ष बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन में ये मदद करते रहे हैं। फिर 15,000+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें बेसिक एनसीईआरटीज, ऑप्शनल कोर्सेज, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस स्टडी बेस्ड क्लासेस, तो सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। 2 प्रकार के प्लान हैं, प्लस आइकॉनिक, प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, लिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। इसकी 1 साल की फीस 49,500 है। कोड यूज़ करने के बाद VIJY01, इसकी फीस हो जाएगी 44,550। 2 साल की जो फीस है वो है 72,000 रुपये। कोड यूज़ करने के बाद 64,800। 3 साल की फीस 90,000 है। कोड यूज़ करने के बाद 81,000 हो जाएगी। सेकेंड प्लान आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको एक टीम मिलती है, जो समय समय पे आपको गाइड करती है। आपके स्टडी प्लान पे फोकस किया जाता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे फोकस, पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है आपको, जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसकी 1 साल की फीस 69,500 है। कोड यूज़ करने के बाद 62,550 है। 2 साल की फीस 1,07,000 है। कोड यूज़ करने के बाद 96,300। 3 साल की फीस 1,41,000 है। कोड यूज़ करने के बाद 1,26,900 है। कोड यूज़ करना ना भूलें, VIJY01। फिर सेकेंड प्लान की अगर हम बात करें, ऑप्शनल भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शनल के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ऑप्शनल के चार्जेस जो हैं 6 मंथ के 22,500 है। कोड यूज़ करने के बाद 20,250। 1 साल की फीस है 27,500। कोड यूज़ करने के बाद 24,750। 2 साल की फीस 40,000 है। कोड यूज़ करने के बाद 36,000। 3 साल की फीस 50,000 है। कोड यूज़ करने के बाद 45,000। और सभी प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए अब अपना DNA स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। ये न्यूज़ में रहा री इन्वेस्टमेंट 2020। देखिए, री इन्वेस्टमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया है कि देखिए कोविड की वजह से गवर्नमेंट को समस्याएं हो रही हैं, अर्थव्यवस्था आपकी पूरी तरह से नीचे गिरती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता है निवेश की। निवेश के साथ आपकी प्रतिबद्धता है कि आप ग्रीन एनर्जी की ओर काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? निवेश की आवश्यकता है। तो निवेश को बढ़ाने के लिए री इन्वेस्टमेंट 2020 का वर्चुअल समिट किया गया है, पावरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आवश्यक है कि आप ग्रीन एनर्जीज की ओर बढ़ें। जैसे कि आपको हमने भी बात की थी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उसके अलावा सोलर प्लांट्स की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए, तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा अन्य लक्ष्य भी रखे गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर बात की जाए 2035 तक 400 गीगावाट
एनर्जी को प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। तो ये प्रतिबद्धता है। तो उसके अलावा और भी एक्शन लिए गए हैं, तो हम वही बात करेंगे कि भाई निवेश जो है वो बढ़ाया जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सबमिट किया जाएगा 26 नवंबर 2020 को, री इन्वेस्ट 2020 सबमिट किया जाएगा। तो इसके की पॉइंट को आप समझ गए हैं। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक होगी, इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये सम्मेलन भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए निवेशकों का समर्थन प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। आपको पता है कि सबसे बड़ा प्लांट एशिया का जो है भडला प्लांट, सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि 2000 लगभग 250 मेगावाट का है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भारत में स्थित है। फिर हमने बात की, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पे एक व्यापारिक स्थिति को जनरेट करना है, व्यापारिक स्थिति को पैदा करना है। इसलिए आवश्यक है कि हम सोलर क्षेत्र में काम करें। फिर साथ में क्या है कि सोलर क्षेत्र के पैनल्स के लिए भारत में भी निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अगर हम बात करें तो जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस भी है, उसके अलावा सोलर प्लांट है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोलिक प्लांट है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। तो निवेश केवल उत्पादन में नहीं बल्कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन में भी ये निवेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत किस ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में आपको आवश्यक है कि जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से मंगाते हैं उनका प्रोडक्शन आप यहीं पे करें और इकोनॉमी में एक प्रकार से सपोर्ट भी होगा, साथ में ग्रीन एनर्जी की ओर भी बढ़ेंगे। तो री इन्वेस्टमेंट वैश्विक नवीकरणीय समुदाय को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के बारे में प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं और निवेश के लिए एक प्रकार से प्रतिबद्ध करते हैं। तो देखिए, निवेश अगर आपको बढ़ाना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या है कि सोलर पार्क स्थापित करके क्या करेंगे कि सोलर पार्क ही आपको ज़मीन अलॉट हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको अलॉट हो जाएगा। तो जो भी सुविधाएं चाहिए, फंड की सुविधा वो भी मिलेगी आपको। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं भारत में निवेश को बढ़ावा देंगी और एक गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। देशों में प्रतिनिधित्व और वैश्विक उद्योग जगत में लीडर इस इवेंट में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 6 केंद्रित देश सत्र और 20 पूर्ण तकनीकी सत्र और मुख्यमंत्रियों का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है। उसके अलावा देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यों की बात करें तो जहाँ पे स्कोप है, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, तो ज़्यादातर क्या है कि बंजर भूमि है, तो यहाँ पे सोलर प्लांट सफल हैं। साथ में गवर्नमेंट का भी एक और लक्ष्य है कि सोलर के साथ विंड प्लांट्स को भी स्थापित किया जाए। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश के रीवा में 700 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो जहाँ पे संभावना है, राजस्थान में बंजर भूमि है, वहाँ पे ये प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, तो जहाँ पे लैंड इजीली मिल पाए। उसके अलावा देखिए क्या है कि बांधों में जो रिजर्वायर्स हैं, जैसे केरल में एक रिजर्वायर में ये प्लांट स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। रिजर्वायर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित करने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है। फिर इन्वेस्टमेंट सम्मेलन जो है, नवीकरणीय भविष्य के ऊर्जा विकल्पों को 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें निवेशकों, डेवलपर्स, इनोवेटर्स आदि को एक प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने इनोवेशन को दिखाएं, अपने इंटरेस्ट को दिखाएं और भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार होगा। तो भारत में निवेश को अगर बढ़ाया जाएगा तो एक प्रकार से एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को आप अपनाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से मजबूती आएगी और आपका जो वैश्विक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। लक्ष्य की बात करें तो 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य है और 2030 तक, हमने बोला था 2035-2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक भारत में 136 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 13 गुना बढ़ गई है और इसी प्रकार से इसे बढ़ाया जा रहा है कि जिससे कि हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक
हम 40% जो है एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। जो हमारे यहाँ टोटल ऊर्जा उत्पादन है उसका 40% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन किया जाएगा, उस पर निर्भरता होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को एक प्रकार से बढ़ाने के लिए हम निवेश को बढ़ाएं। ठीक है, फिर देखिए साथ में ग्रिड्स को जो है एक और चीज़ किया है गवर्नमेंट ने कि जो डिस्कॉम कंपनियां हैं जो कि ग्रिड का काम करती हैं, वो डिस्कॉम कंपनियों को एक निश्चित अमाउंट आपको सोलर प्लांट से लेने की प्रतिबद्धता भी है। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोलर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का काम करेंगी। फिर हम बात करते हैं 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। देखिए क्या है कि धीरे धीरे जो लोकतंत्र की अगर आप बात करें तो लोकतंत्र में तीनों का महत्व है, चाहे कि कार्यपालिका का भी, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी। तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, कार्यपालिका प्रॉपर तरीके से काम करे। विधायिका की बात करें तो संसद में जो सत्र चलते हैं वहां पे प्रॉपर तरीके से चर्चा हो, डिस्कशन हो, नियम कानूनों में मुद्दों पे चर्चा हो। तो इस प्रकार के एक प्रकार से क्या होता है, कई बार स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, संसद को स्थगित कर दिया जाता है, विवाद होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, संसद सत्र को चलने नहीं दिया जाता। तो इस वजह से जो है चर्चा नहीं हो पाती किसी भी विषय पे, और जो नियम है उन्हें पारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों को, लोकतंत्र में ये मतलब है कि हर प्रतिनिधि हर प्रकार के हर भाग के का प्रतिनिधित्व रहता है। तो इसलिए सभी की एक प्रकार से पक्ष को सुनते हुए किसी भी नियम कानून को अगर पारित किया जाता है तो उसमें सभी पक्षों की भागीदारी, सभी पक्षों का एक प्रकार से की बात सुनना ये महत्वपूर्ण है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किया जाता है। तो इस वर्ष जो सम्मेलन किया जा रहा है वो केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में क्या है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका स्थापित है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी आपने विश्व एकता दिवस मनाया था, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अक्टूबर में 30 अक्टूबर 31 तारीख को। इस वर्ष सम्मेलन की थीम जो थी वो क्या है, हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है। देखिए भारत के लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि यहाँ पे जो लोकतंत्र काम कर रहा है वो एक दूसरे के ऊपर एक प्रकार से बैलेंस बना के रखा हुआ है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से। जैसे कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे सभी कुछ अलग होता है। लेकिन भारत में विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है और दोनों पे अगर दोनों के कानून बनाने की प्रोसीजर, इन सब पे नियंत्रण और संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सब पे नियंत्रण रखने का काम जुडिशरी करता है। और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में कहीं ना कहीं इन लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो एक प्रकार से जैसे महाभियोग, इस प्रकार की चीजें जुडिशरी पे नियंत्रण करने का प्रयास कंट्रोल करके रखती हैं, और जुडिशरी एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सही डायरेक्शन में काम करने के लिए एक प्रकार से कार्य करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सभी प्रकार से बैलेंस है। इस वजह से भारत का लोकतंत्र अपने आप में एक सुंदर और यूनिक है, ठीक है। और आपके यहाँ क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो सभी धर्मों के साथ समभाव की नीति अपनाना और सभी को एक यूनाइट करके रखने की आवश्यकता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जनप्रतिनिधियों का सभी की भागीदारी हो, सभी के अनुसार कानून बनाए, और वो कानून अगर संविधान के अनुसार पॉसिबल नहीं बनाए गए, संविधान का वो किसी प्रकार से उल्लंघन करते हैं, तो उनको न्यायपालिका फिर उन पे बदलाव के लिए रिकमेंड कर सकती है, आदेश दे सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपस्थित रहे। सम्मेलन में अध्यक्ष ओम बिरला थे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है कल 26 नवंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, समापन सत्र को। इसका जो मूल उद्देश्य था, संविधान और मौलिक कर्तव्यों पर एक प्रदर्शनी। देखिए मौलिक कर्तव्य बहुत आवश्यक हैं हर व्यक्ति को। देखिए ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को संविधान के मौलिक कर्तव्यों को मानना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि आवश्यक है। अगर देश को आपको देश की जो एक प्रकार से जो संविधान का जो प्रस्तावना है, अगर उसको आपको लेके चलना है
ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो मौलिक कर्तव्यों का पालन करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, देश के परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको बनाए रखना, देश के महत्व के जो पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो ये प्रकार की चीज़ें जो है आपके मौलिक कर्तव्य में दी गई हैं। तो मौलिक कर्तव्य में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है और उन्हीं के अनुसार काम करना है, तो ही देश का विकास हो सकता है। तो संविधान और मौलिक कर्तव्यों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसके माध्यम से जागरूकता लाई जा सके। फिर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है पहली बार 1921 में हुआ था और हर वर्ष ये आयोजन होता है। तो ये अभी कौन सा 80वां सत्र है, ठीक है। इस सम्मेलन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए नए अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच दिया गया। तो मूल उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका पार्टिसिपेशन बराबर होगा, सभी को मौका दिया जाएगा। संसद में आपको अगर कोई नियम पारित करना है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई एक प्रकार से देश के हित में कोई मुद्दा है, तो उस पर भरपूर चर्चा होनी चाहिए, तभी उसका निर्णय लेने की एक प्रकार निर्णय लेने चाहिए। और इसमें जो संसद में अक्सर क्या होता है कि वाद विवाद जैसे कि संसद को स्थगित कर दिया गया, वहाँ पे विवाद जैसी कंडीशन हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि को। और दूसरा ये है कि विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होती है। भारत में विपक्ष जो है वो एक प्रकार से सत्ता पक्ष पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, पॉलिसीज को गलत तरीके से या बायस्ड होने नहीं देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पॉसिबल हो पाएगा जब लोकतंत्र में संसद की भूमिका मजबूत होगी, जब सभी जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाएगा, सभी की बात सुनी जाएगी, ठीक है, और सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पॉसिबल होगा। तो इसीलिए ये सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों के पीठासीनों को भी बुलाया गया। लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय क्या है, कई बार आरोप लगाया जाता है कि न्यायिक सक्रियतावाद का उपयोग करके न्यायपालिका जो है विधायिका के कार्यों में एक प्रकार से विघ्न पैदा करता है विधायिका को, तो इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान के संबंधित चीज़ों को, संविधान का अगर संरक्षक है तो वो है न्यायपालिका, और संविधान के ही अनुरूप विधायिका को न्याय कानून बनाने का अधिकार है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप लोग एक प्रकार से संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। फिर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और इससे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता है सभी के बीच में। वे अनुशासित क्रमबद्ध तरीके से विधायिका के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये चर्चा होना बहुत आवश्यक है। फिर अगले में बात करते हैं, देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि भारत में या पूरे विश्व में जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं। इन्हीं गोलों के आधार पे ये पर्यावरण जो है और सामाजिक समस्याएं, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, रोजगार, इन सब पे कार्य किए जा रहे हैं। तो सभी देशों की प्रतिबद्धता है, लगभग 17 गोल सेट किए गए हैं। इन्हीं गोलों के आधार पे क्या किया गया, SDG इन्वेस्टर्स मैप फॉर इंडिया लॉन्च किया गया। तो www.investindia.gov है, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका काम है कि भारत में निवेश को बढ़ावा देना, निवेश के लिए कार्य योजनाएं बनाना और जिन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता है वहां निवेशकों को आकर्षित करना। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट गोल और investindia.gov ने मिलके, इन्वेस्ट इंडिया ने मिलके ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि नेशनल SDG इन्वेस्टर्स मैप बनाया है। कि मैप का मतलब ये है कि ऐसा मैप जो इंडिया में उन क्षेत्रों को सेलेक्ट करना है जहां निवेश की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है और ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत ने गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया गया, स्मॉल SMEs में इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। अब निवेश की आवश्यकता है और भारत में अगर बात की जाए तो निवेश में वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा निवेश डिजिटल क्षेत्र में हुआ है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां निवेश की अभी संभावना, अभी हमने बात किया कि
कि सोलर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्टमेंट सबमिट कराया जा रहा है। वैसे ही यह इन्वेस्ट इंडिया ने ये रोड मैप बनाया जिसके माध्यम से प्रायोरिटी सेक्टर्स का चयन किया जाएगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके लिए पॉलिसीज क्या बनाने की आवश्यकता है। तो ये एक प्रकार से इन्वेस्टर्स मैप क्रिएट किया जा रहा है। इन्वेस्ट इंडिया या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने भारत में एसडीजी इन्वेस्टर्स मैप इंडिया को लॉन्च किया है। इसमें देखिए 18 निवेश अवसर क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं, 18 क्षेत्रों को इसमें सेलेक्ट किया गया। देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि कोविड की वजह से वर्तमान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैलेंस करना है। तो ऐसी स्थिति में निवेश, देखिए मूडीज कंपनियां जो हैं, मूडीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज, फिंच, ये धीरे धीरे भारत की क्रेडिट रेटिंग को घटा रही। जैसे ही क्रेडिट रेटिंग घटती है तो निवेश भी घट जाता है। तो निवेश जैसे ही घटा तो अब निवेश को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। निवेश बढ़ा तो अर्थव्यवस्था भी नीचे चली जाएगी। इसलिए निवेश को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया और यूएनडीपी ने मिलकर एक मैप क्रिएट किया है। यह निवेश के अवसर 6 महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों में हैं। तो ये जो 18 निवेश अवसर हैं इनमें से 6 जो हैं विकास लक्ष्यों में हैं। यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्यों में से 6 लक्ष्यों को भी सेलेक्ट किया गया। देखिए इससे एक बन दो का वो जो कहावत है वो पॉसिबल हो सकती। कैसे? देखिए इससे क्या होगा, एक तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो कमियां हैं उनको आप दूर करेंगे, दूसरा निवेश बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी होगा। तो ये दोनों चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस मानचित्र उन कारकों को सक्षम करेगा जो भारत को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। फिर यह समझने में मदद करेगा कि यह देश में सतत विकास लक्ष्य वित्त पोषण की खाई को कैसे कम किया जाए। तो ये जो मैप क्रिएट किया गया है इसमें ये देखा जाएगा कि आखिर आवश्यकता कहाँ है, कहाँ कमियां हैं, उस खाई गैप को कैसे दूर किया जाए कि निवेश आपको प्राप्त हो। फिर इस मैप में हेल्थ केयर सेक्टर को सेलेक्ट किया गया है। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा और कोविड के समय भारत में इसकी संभावनाएं बढ़ी हैं और इन्वेस्ट इंडिया ने उसके साथ मिलके आयुष्मान भारत के साथ, आयुष्मान के साथ मिलके, विभाग के साथ, मंत्रालय के साथ एक नया विभाग वहां पे बनाया है जिसके माध्यम से निवेश बढ़ाना है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने लॉन्च की है। अब डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है तो इस क्षेत्र में भी निवेश चाहिए। वित्तीय सेवाओं की बात करें तो देखिए बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकों को मर्ज किया जा रहा है कि जैसे बैंकों का आधार मजबूत हो। और सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे बैंकों में जैसे आईडीबीआई की हमने बात की थी, उसके शेयरों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनके शेयरों को मार्केट में एक प्रकार से वहां निवेश बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी भी बैंक हैं जहां पे निवेश को बढ़ाया जा रहा है। फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अब नई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सुधार किया, 3 नियम लेके आए हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो वहां पे भी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर इससे संबंधित गतिविधि नवीकरणीय ऊर्जा की अभी हमने बात की, री इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है। तो इस 6 लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। ये 6 लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं, तो इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में कोविड-19 के कारण क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों के वित्त पोषण का जो अंतर है वो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो जो पहले आपको खर्च करना था अमाउंट, अब कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आपको 400 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में कोविड-19 से पहले भी वित्त पोषण के अंतराल 2.5 ट्रिलियन था और आपको पता है अब भारत की इकोनॉमी, भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य आपने रखा है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त नहीं करेंगे और आप भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए यही मेन सेक्टर्स हैं जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फिर इकोनॉमी ग्रो करना, इसके लिए पॉसिबल है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, एसडीजी लक्ष्यों के लिए निवेश की बात करते हैं तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2.64 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है और ये निवेश पॉसिबल हो पाएगा अगर हम
इस प्रकार के मैप क्रिएट करेंगे और अपनी जो गैप है उस गैप को कम करने का प्रयास करेंगे। गैप जो है, गैप का मतलब है कमियां, जो कमियां हैं उन्हें अगर आप कम करते हैं तो वो कमियां कम करते ही निवेश को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में संभावनाएं ज़्यादा है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात करें तो वो ज़्यादा है, ठीक है। भारत में मैन पावर सस्ता है, भारत में मार्केट है, तो इस वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए 1558 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डिजिटल पहुंच के लिए 377.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, परिवहन और संरचना के लिए 505 बिलियन अमेरिकी डॉलर और स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए 192। अब देखिए सभी के लिए गवर्नमेंट योजनाएं लाई है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए अभी हमने बात की कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमने लक्ष्य सेट किया है कि 2025 तक 30 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर काम करेंगे। फिर डिजिटल पहुंच की बात करें तो डिजिटल के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके लिए जैसे कि हमने अभी बात किया था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है 500 करोड़ का आरबीआई के द्वारा। इस प्रकार के प्रयास कहीं ना कहीं डिजिटल पहुंच को बढ़ाएंगे, तो ये आवश्यकता है। फिर आप परिवहन अवसंरचना क्यों आवश्यक है, देखिए ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अगर आपको बढ़ना है तो आपको जैसे मेट्रो जैसे परिवहन अवसंरचना को बढ़ावा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा। स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छता के लिए आप ओडीएफ प्लस लेके आए हैं, तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं आपके एक प्रकार से इकोनॉमी के ग्रो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फिर देखिए 7% लोगों के पास बिजली की अभी भी पहुंच नहीं है, और हमने बात किया था कि क्लाइमेट चेंज अवार्ड जो है वो एक संस्था को दिया गया जिसने हिंदू कुश क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का काम किया। तो जहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही वहां सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार की चीजें हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने के साथ साथ हमें आर्थिक विकास भी करना है। अब भारत की बात करते हैं। देखिए भारत में विश्व की जनसंख्या का 17% आप कवर करते हैं, इसलिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रकार से निवेश बहुत आवश्यक है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन और असमानताओं से लड़ने पे केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने 2022 तक देश के एकल उपयोग प्लास्टिक को, देखिए 2018 में हमने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन लाया, फिर भारत में भी प्लास्टिक पॉल्यूशन की कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, विश्व में प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं। यूएन में हमने इसे एक प्रकार से बेसल कन्वेंशन में शामिल किया गया इसी वजह से। फिर भारत में BS6 मानक की बात करें, BS6 मानकों को अपनाया जा रहा है जिसके माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसके अलावा एक फंड बना रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए कि जिससे अन्य देशों में भी सोलर प्लांट्स स्थापित किए जा सके जिनकी स्थिति कमजोर है। तो इन सब के माध्यम से साथ में भारत ने LED बल्ब बांटे गए हैं लगभग बहुत सारे, जो कहीं ना कहीं ऊर्जा के कंजप्शन को कम करते हैं। तो ये भी कहीं एक प्रकार से कार्बन, अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन में कमी करता है। तो इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। साथ में अन्य देशों के साथ जैसे USAID मैत्री काम कर रहा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जापान जैसी कंट्रीज के साथ, बहुत सारे देशों के साथ हम काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। चलिए अब आगे बात करते हैं। एयर इंडिया 1 जैसे कि अमेरिका का है, एयरफोर्स 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, ऐसे भारत के लिए भी एयर इंडिया 1 बोइंग विमान लिया गया है। ये देखिए ये जो बोइंग विमान है, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय विजिट के लिए ये बनाए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट, इनका जो लागत है वो लगभग 8,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये जो है पहला विमान जो है अभी राष्ट्रपति ने इसका यूज़ किया, एयर इंडिया 1 का, और साउथ में गए विजिट करने। तो एयर इंडिया 1 जो है VVIP के लिए कॉल साइन होगा। जैसे कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं तो वो एयरफोर्स 1 से आते हैं, वैसे भारत के राष्ट्रपति जब जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनके लिए भी विमान होना चाहिए जिसमें स्पेशल व्यवस्था हो। कैसे, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम भी आज अपने एक प्रकार से जो राज प्रमुख हैं उनके लिए स्पेशल विमान हमारे यहाँ भी हैं, जिनमें जो हाईटेक सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं। जैसे एयरफोर्स के लिए कहा जाता है कि वो लगभग 3 से 4 दिन लगभग वो हवा में ही सफ़र कर सकता है। तो ऐसे ही इनमें भी सुविधाएं लेस हैं, ठीक है, सुविधाओं से युक्त हैं। फिर
बात करते हैं, यह जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लार्ज एयरक्राफ्ट, इंफ्रारेड, काउंटर टेररिज्म, सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स से लेस है। ठीक है, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है, अगर कोई मिसाइल हमला होता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड का मतलब कि इंफ्रारेड सिग्नल्स के माध्यम से अगल बगल के एरियाज और अगर कोई विमान है तो उसकी स्थिति के बारे में जान सकता है। फिर काउंटर टेररिज्म से कंट्रोल कर सकता है, अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे बचा सकता है। साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स हैं इसमें, जिनके माध्यम से जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्हें बचाया जा सकता है सुरक्षा पूर्वक। फिर ये जो सूट लगाए गए हैं, ये मिसाइल चेतावनी सेंसर इसमें है, कंट्रोल इंटरफेस यूनिट है, कम ट्रांसमीटर असेंबली है, प्रोसेसर्स हैं। इनके माध्यम से मिसाइलों को ट्रैक किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है और काउंटर्स किया जा सकता है। तो काफ़ी सुविधाओं से इसमें भरपूर है। और फिर विमान संचार प्रणालियों से सुसज्जित इस सिस्टम में मीडियर ऑडियो है, साथ में मीटिंग्स के लिए रूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रूम है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया एक विमान ये बोइंग खरीदा गया है। तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके मेंस में से, लेकिन आपको ये याद रखना है, प्री में कभी पूछा जा सकता है कि जैसे ये पूछा जा सकता है कि राजदूत, राजहंस और राजकमल, 3 हवाई जहाज़ों का नाम राजदूत, राजहंस और राजकमल रखा गया है। ये तीनों अधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए लाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना। तो ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित राजदूत, राजहंस, राजकमल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये बोइंग विमान हैं जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के लिए खरीदे गए हैं। एयरफोर्स 1 की तरह ये एयर इंडिया 1 है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें जितनी भी हाईटेक सुविधाएं होने चाहिए वो सभी सुविधाएं हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रेडेटर ड्रोन। ये प्रेडेटर ड्रोन क्या है? ये लीज पे लिया गया ड्रोन है। ये ड्रोन सुविधा इसलिए ली गई है कि चीन के जो क्षेत्र हैं, चीन का जो अतिक्रमण होता है समुद्री क्षेत्र पे, वहाँ पे निगरानी रखी जा सके, इसके लिए ये ड्रोन्स लिए गए हैं लीज पे। तो हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए भारतीय नौसेना ने लीज पर अमेरिका से 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। बाद में इन्हें खरीदने की भी गवर्नमेंट की तैयारी है। समुद्री क्षेत्र में निगरानी करने वाले ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जा सकता है। तो मूल उद्देश्य क्या है कि चीन और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जाती है, क्योंकि देखिए रात दिन कभी भी अतिक्रमण होते रहते हैं। वो जो LAC वाला एरिया है वहाँ पे चीन की सेनाएं घुसपैठ करती हैं। इस प्रकार नज़र रखी जा सकती है। भारत चीन की सीमा पर भारी तनाव को देखते हुए आपात स्थिति में यह हथियार खरीदने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके पहले इन ड्रोन्स पे एक प्रकार से लीज पे अमेरिका से लिया गया है। फिर भारतीय नौसेना ने ये जो है, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि देखिए ये 21 नवंबर से INS रजाली के उड़ान अभियानों में शामिल किया गया है और इसको ये उड़ानें अभी शुरू हो गई हैं। और इनके माध्यम से क्या है, ये कितना हाईटेक है कि 30 घंटे तक, ये 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। तो एक बार अगर आप इसका उड़ान भरते हैं तो ये 30 घंटे तक नज़र रख सकता है, ये हवा में उड़ सकता है। भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। लीज पर लेने से इस खर्च में होने वाली रकम को काफ़ी कम हो गई है। तो देखिए एक पद्धति ये भी एक प्रकार से है कि अगर आपके पास तकनीकी नहीं है तो आप खरीदने की जगह इसे लीज पे भी ले सकते हैं। तो लीज पे लेके आप एक प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा पर्पज से आप इसे खरीद सकते हैं। साथ में अमेरिकी कंपनी इसके मेंटेनेंस का, रखरखाव का काम करती है। उसके अलावा इसके देख रेख के लिए एक ट्रेंड ऑफिसर भी भेजा गया है भारत में। इस प्रकार एक सुविधाजनक है ये। साथ में भारत जो है इसके जैसे ही 18 ऐसे ही ड्रोन अमेरिका से हासिल करने की तैयारी में है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आपकी एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन है जो अक्सर घुसपैठ का प्रयास करता है। इधर पाकिस्तान से आतंकवादियों के मूवमेंट होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी बॉर्डर एरियाज पे रखी जाए, क्योंकि देखिए इतनी उच्च स्तर पे आपके पास सेना नहीं है, इसलिए ड्रोन्स के माध्यम से आप निगरानी रख सकते हैं, सैटेलाइट्स के माध्यम से निगरानी रख सकते हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और रक्षा अधिग्रहण मैनुअल 2009 के तहत इसे लीज पे लिया गया है।
अभी देखिए आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। आज मनाया गया सॉरी आज नहीं कल, ठीक है, तो कल मनाया 25 तारीख को। तो मूल उद्देश्य क्या है कि 25 नवंबर को हर वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक आंकड़ा जारी किया था सितंबर में। इस आंकड़े के आधार पर यह कहा गया था कि हमारे समाज और देश की सरकारों ने कोई खास वृद्धि नहीं की है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। और अगर बात करें, आप गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ महिलाओं की स्थिति खराब, पाकिस्तान अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति खराब, अफ्रीकन कंट्रीज़ में महिलाओं की स्थिति खराब। तो धीरे धीरे महिलाओं को देखिए सशक्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ में महिलाओं को अब काफ़ी अधिकार मिल गए हैं, लेकिन आज भी समस्याएं हैं। उसके अलावा महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं, फिर उसके अलावा महिलाओं का अवैध व्यापार होता है। तो ऐसी समस्याएं हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, जहां पे दुष्कर्म के मामले में तेजी आई है। पेरू में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। महामारी के दौरान बढ़ते मामलों पर दुनिया के सभी देशों से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो देखिए कोविड के समय भी इनकी एक प्रकार से परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है। यूएन की रिपोर्ट में ये बताती है कि ब्राज़ील, मैक्सिको में महिलाओं की हत्याओं का ग्राफ पहले की अपेक्षा काफ़ी ऊपर है। फिर इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कोई कमी आती नहीं दिखाई दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुई घरेलू हिंसा के मामले में कई देश बढ़े हैं। तो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी के उन्मूलन के लिए ये राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जिसके मूल उद्देश्य क्या है कि जागरूकता लाना, ज़्यादा से ज़्यादा देशों की सरकारों को जागरूक करना कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, ना कि महिलाओं के शोषण उससे। और अगर बात की जाए भारत में, देखिए महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उसके अलावा जैसे पॉस्को, फिर अगर कोई रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए उसे जघन्य अपराध में डाला गया है और तुरंत उसकी सजा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। ऊपर से महिलाओं के लिए बहुत सारे टीम्स बनाई गई हैं, एक प्रकार से पुलिस में अलग से टीम बनाई गई है। 0 FIR का कंसेप्ट है कि आपको एक प्रकार से FIR लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं के प्रति एक प्रकार से उन्मूलन को रोकने का काम करती हैं। फिर भी महिलाओं का उन्मूलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की आवश्यकता है। देखिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब चलिए बात करते हैं मिशन 2023 में लॉन्च कर दिया जाना था मिशन वीनस को, ठीक है। शुक्रयान मिशन जो है वो 2023 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ा के 2026 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मिशन वीनस था या शुक्रयान, तो भारत जो है वीनस ऑर्बिट मिशन को में स्वीडन का नाम भी शामिल हो गया है हाल ही में, इसलिए चर्चा पे रहा, इसलिए हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए पहले 2023 में इसे लॉन्च करना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसकी तारीख में वृद्धि की गई और 2024 या 2026 में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए स्वीडन वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक क्या मदद करेंगे आपकी। भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन ने कहा कि स्वीडन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इस उद्यम में शामिल है, जो इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का दूसरा वेंचर होगा। तो ये देखिए जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स जो है ये इसमें शामिल है, ठीक है। और कुल मिला के जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा वो इसी के द्वारा दिया जाएगा, स्वीडन के द्वारा। IRNS उपग्रह उपकरण वेनिशियन न्यूट्रल एनालाइजर इस बात का अध्ययन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले अवशेषित कण को
शुक्र ग्रह के वातावरण में कैसी प्रकृति होगी और कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुक्र ग्रह को ये भी कहा जाता है कि धरती की बहन कहा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि धरती जैसी इसकी आकृति और इसकी संरचना है। फिर दूसरा क्या है कि सूर्य से निकलने वाले जो रेडिएशन है उसका यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भविष्य में जीवन की खोज अगर बात की जाए तो इसके लिए इस पर रिसर्च किया जाएगा। शुक्र मिशन का अर्थ है कि IRF और इसरो, ठीक है, IRF यही स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स और इसरो के बीच सहयोग के माध्यम से ये मिशन काम किया जाएगा। फिर देखिए 19 माह का अवसर क्या होता है। देखिए ये हर साल अगर बात की जाए हर 19 माह में इस ग्रह पर मिशन को प्रक्षेपित करने का बेहतर अवसर जो है 19 महीने में आता है एक बार, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ऐसी स्थिति में ही इसे लॉन्च किया जाता है। साथ ही आकार, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण के समानताओं के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है और दोनों ही ग्रहों की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई थी। अतः पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य के करीब 30% अधिक निकट है। तो ये दोनों ग्रहों की उत्पत्ति जो है साथ में हुई थी, इन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है। और पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह जो है सूर्य के 30% अति निकट है। तो इसलिए रेडिएशन इफेक्ट को एनालाइज करना कि आखिर रेडिएशन इफेक्ट क्या है, कितना पड़ रहा है शुक्र ग्रह पे, शुक्र की स्थिति, कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति का पता लगाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन के लिए 20 प्रायोगिक प्रस्तावों को चुना गया है। ठीक है, बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि इसमें रूस, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी का सहयोग भी है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये मिशन आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको पता है अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता जो है, अब्राहम समझौता के माध्यम से जो मूल उद्देश्य क्या है कि अरब देशों और इजराइल के बीच में शांति समझौता स्थापित करना। ठीक है, तो अरब देशों और इजराइल के बीच में शांति समझौता स्थापित करने के लिए यह अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की मदद से इजराइल और अरब देशों के बीच में स्टार्ट किया गया है। और हमने बात किया था कि पहला देश था UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। दूसरा देश था कौन? दूसरा देश था बहरीन। और तीसरा देश कौन शामिल हुआ है? सूडान शामिल हुआ है। और उसके पहले मिस्र और जॉर्डन जो है पहले शामिल हो चुके थे। मिस्र जो है 1986 में, शायद 89 में, और जॉर्डन जो है वो 1994 में शामिल हुआ था। UAE, बहरीन हाल ही में शामिल हुए हैं। अभी देखिए क्या हुआ कि ये मीडिया में ये न्यूज़ आई कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो सऊदी अरब गए बिना किसी भी एक प्रकार से मीडिया में बताए। ठीक है, तो गुपचुप तरीके से वो सऊदी अरब पहुंचे और वहाँ पे अमेरिका के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से उनकी मुलाकात हुई। तो यह अक्सर ये आरोप लगाया जाता है थिंकर्स के द्वारा कि विदाउट सऊदी अरब के परमिशन के UAE जो है शांति समझौते पे साइन नहीं कर सकता। ठीक है, और ये सऊदी अरब की बात की जाए तो अमेरिका के साथ सऊदी अरब के संबंध अच्छे हैं, इधर इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं। तो अगर दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, और सामने वाला क्या है कि अभी समस्या क्या होगी, ईरान के साथ अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईरान के साथ गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब और अन्य देशों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो पहले लड़ाई जो थी गल्फ कंट्री और इजराइल के बीच थी, वो आज आने वाले समय में उसको चेंज करते हुए ईरान वर्सेस गल्फ कंट्रीज के बीच में वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए इजराइल और अरब देशों के बीच में अभी शांति दौर चल रहा है, और ऐसे में सऊदी अरब के साथ अगर चर्चा की जाती है या शांति समझौता किया जाता है तो काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक प्रकार से सऊदी अरब ही गल्फ कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल विवाद होने के कारण वर्तमान में ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन में भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम है। इस क्षेत्र के देशों से इजराइल ने जिस तर्ज पर अपने संबंधों को नए आयाम दिए हैं, उसमें सऊदी अरब का नाम
जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यही है कि अगर अब देशों में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश सशक्त है तो वो है सऊदी अरब। तो अगर इसराइल और सऊदी अरब के बीच में वार्ता होती है तो इसके कायाम अलग होंगे। और वर्तमान में देखिए सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ ईरान के संबंध जो हैं वो काफ़ी खटास चल रही है। और फिर बात करें यहाँ पे ये भी कहा गया है, देखिए मोसाद के जो हेड हैं, जैसे भारत की एजेंसी है रॉ, ठीक है, या इंटेलिजेंस प्रमुख जो हैं आपके यहाँ, वैसे ही वहाँ पे मोसाद जो है उसके प्रमुख हैं योसी कोहेन, तो वो भी इसमें शामिल थे। जैसे आपके यहाँ अजीत डोभाल ऐसी मीटिंगों में जाते हैं, वैसे वहाँ पे मोसाद जो है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है और इसे काफ़ी इन्होंने ऑपरेशंस भी किए हैं खतरनाक। इस प्रकार से ये याद रखना है आपको। फिर अरब देशों के समझौते की बात करें, देखिए इसराइल जिन देशों के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में समझौते किए हैं उनमें संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, बहरीन शामिल हैं। इससे पहले अरब देशों में मिस्र और जॉर्डन के साथ भी शांति समझौते साइन हुए थे, तो हम आपको बता चुके हैं। फिर सबसे पहले बताएं इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है उसके सुल्तान ने ये कहा कि जब तक फिलिस्तीन विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक इसराइल के प्रति अपनी नीति और विचार नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी प्रतिबद्धता है जो सऊदी अरब के सुल्तान हैं। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के बीच में मतभेद चल रहा है, तो ये मतभेद जो है कहीं ना कहीं इसराइल और सऊदी अरब को बीच में एक प्रकार से पास ला सकता है, तो ये क्यास लगाए जा रहे हैं। फिर देखिए दोनों देशों के बीच समझौतों की उम्मीद काफ़ी कम है, इसी वजह से सऊदी अरब के सुल्तान का वही सेम बयान। फिर सबसे बड़ी समस्या है गल्फ कंट्रीज में ईरान की। ईरान एक प्रकार से बेस्ट होता जा रहा है और देखिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ठीक है। भारत के भी व्यापार की अगर बात की जाए, अगर आपको मध्य एशिया जाना है तो मध्य एशिया आपको जाना है, चाहे अशगाबाद समझौता हो या उत्तरी दक्षिण नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, सभी कहीं ना कहीं से ईरान के रास्ते ही जाता है। ईरान के चाबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास पोर्ट से, इन्हीं पोर्ट से आपको ईरान के माध्यम से आप मध्य एशिया तक जाएंगे, जब तक आपकी यूरेनियम की आपूर्ति आपको करनी है अगर तो, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से आप जा नहीं सकते, तो आपको यही रास्ता है, नहीं तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। इससे आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी और फिर आपको यूरेनियम महंगे दामों पे मिलेगा, इसलिए ईरान के साथ आपको संबंध मधुर बनाने हैं। तो हमने अब काफ़ी बात की थी कि देखिए भारत की अगर पॉलिसी की बात की जाए वेस्ट एशिया में, तो उसकी पॉलिसी क्या है, नेम की पॉलिसी अपनाता है, नेम 2.0, ठीक है। और बाकी देशों में अगर बात की जाए तो वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अपनाता है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी वो प्रक्रिया है जिसमें इशू बेस्ड आपकी पॉलिसी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे आपको इसराइल के साथ भी संबंध बनाने हैं, सऊदी गल्फ कंट्रीज के साथ भी संबंध बनाने हैं और साथ में ईरान के साथ भी आपको संबंध बनाने हैं, ठीक है। तो तीनों के साथ आपको संबंध बनाने, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में अगर गैप कम होता है तो इससे फायदा होगा, लेकिन अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत को नुकसान हो सकता है ईरान की वजह से। तो ये सब समस्याएं हैं। और देखिए समस्या क्या है कि ईरान की चिंता है, दूसरा क्या है कि सरकार बदलने वाली है अमेरिका की, अब बिडेन बनेंगे राष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में इम्पॉर्टेंट है कि दोनों सभी देश जो है एक साथ जो है यहाँ पे पॉलिसी बदल रही है, ठीक है। और इसराइल क्या है, इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। और जब अमेरिका जो है, ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाता है, तो अमेरिका जैसे अपनी सेना हटाएगा तो गल्फ कंट्रीज में अब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और धीरे धीरे क्या है कि इसकी पॉलिसी बदल रही गल्फ कंट्रीज के प्रति अमेरिका की, अपने एक प्रकार से जो फंड दिए जाते थे उन सब में कमी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो जगह खाली होगी उसको इसराइल ही फिलअप कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में गल्फ कंट्रीज के लिए एक बढ़िया सहयोगी मिल सकता है, इसलिए गल्फ कंट्रीज के बीच में इसराइल और इनके बीच में संबंध मधुर हो सकते हैं, इसीलिए खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। और एक और चीज़ हो सकता है कि ईरान को दिखाने का प्रयास हो कि भाई हम अभी अलग अलग हैं लेकिन ईरान के जो पक्ष में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हों, इस प्रकार की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये इसराइल चाहेगा कि अगर उसे सऊदी अरब के साथ संबंध बनाने तो इसराइल ईरान के खिलाफ उसे खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा ही है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयास माने ये अनुमान लगाए जा रहे हैं विचारकों के द्वारा, तो यही है। चलिए
आज हम अपना क्लास यहीं फिनिश करते हैं। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लासेस की तो आप ये टेलीग्राम लिंक पे ले सकते हैं। VIJY01 कोड का ज़रूर यूज़ करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।